नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 30 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक कहानी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है प्रेसिडेंट रीगन से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 30 मार्च 1981 को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को वाशिंगटन डीसी होटल के बाहर जॉन हिंकले नाम के एक विक्षिप्त डिफेक्टर द्वारा सीने में गोली मार दी गई। राष्ट्रपति ने वाशिंगटन हिल्टन होटल में एक श्रमिक बैठक को संबोधित करते हुए समाप्त कर दिया था और अपने लिमोजिन की तरफ बढ़ गए थे जब पत्रकारों के एक समूह के बीच खड़े हिंकले ने राष्ट्रपति पर 6 शॉट लगाए। रीगन और उनके 3 परिचारकों को मार दिया गया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेम्स ब्रांडी को सिर में गोली लगी और गंभीर रूप से घायल हो गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट टिमोथी मैकार्थी को साइड में गोली लगी और कोलंबिया के पुलिसकर्मी थॉमस डेलहंटी को गर्दन में गोली लगी। शॉट्स को फायर करने के बाद हिंकली को एक दीवार के खिलाफ जोरदार से लगाया गया और राष्ट्रपति रीगन जाहिर तौर पर इस बात से अनजान थे कि उसे गोली मार दी गई है। उसे सीक्रेट सर्विस एजेंट द्वारा उसके लिमोजिन में दागा गया और अस्पताल की तरफ ले जाया गया। राष्ट्रपति के बाएं फेफड़े में गोली लगी थी और .22 कैलिबर की गोली ने सिर्फ उनका दिल छूट गया था। टूटे हुए फेफड़े वाले 70 वर्षीय व्यक्ति के लिए एक प्रभावशाली उपलब्धि में वह अपनी शक्ति के तहत जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय अस्पताल में चला गया। जैसे कि उनका इलाज किया गया था और सर्जरी के लिए तैयार किया गया था, वे अच्छी आत्माओं में थे और अपनी पत्नी नैन्सी हनी में बतख के लिए भूल गया और अपने सर्जनों से पूछा, कृपया मुझे बताइए कि आप रिपब्लिकन हैं। रीगन की सर्जरी 2 घंटे तक चली और उसे बाद में स्थिर और अच्छी स्थिति में सूचीबद्ध किया गया। अगले दिन राष्ट्रपति ने अपने कुछ कार्यकारी कर्तव्यों को फिर से शुरू किया और अपने अस्पताल के बिस्तर से कानून के एक टुकड़े पर हस्ताक्षर किए। 11 अप्रैल को वह व्हाइट हाउस लौट गए। रीगन की लोकप्रियता हत्या के प्रयास के बाद बढ़ गई और अप्रैल के अंत में उन्हें कांग्रेस द्वारा एक नायक का स्वागत किया गया। अगस्त में इसी कांग्रेस ने अपने विवादास्पद आर्थिक कार्यक्रम को पारित किया जिसमें कई डेमोक्रेटिक रीगन की योजना को वापस लाने के लिए रैंक तोड़ रहे थे। इस समय तक रीगन ने हत्या के प्रयास से पूरी तरह से बरामद होने का दावा किया। हालांकि निजी तौर पर वह वर्षों तक लगभग घातक बंदूक की गोली के प्रभाव को महसूस करना जारी रखा। हत्या के प्रयास के पीड़ितों में से सीक्रेट सर्विस एजेंट टिमोथी मैकार्थी और डीसी पुलिसकर्मी थॉमस डेलहान ने अंततः बरामद किया। जेम्स ब्रांडी, उनकी आंख में गोली लगने से लगभग मृत्यु हो गई, उन्हें स्थायी मस्तिष्क क्षति हुई। बाद में वह बंदूक नियंत्रण का एक वकील बन गया और 1993 में कांग्रेस ने ब्रांडी बिल पारित किया जिसने संभावित बंदूक खरीदारों के लिए 5 दिन की प्रतीक्षा अवधि और पृष्ठभूमि की जांच की स्थापना की। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने विधेयक पर कानून में हस्ताक्षर किए। 30 मार्च 1981 को गिरफ्तार किए जाने के बाद 25 वर्षीय जॉन हिंकले पर राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास के संघीय आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। वह पहले टेनेसी में हथियारों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जून 1982 में उन्हें पागलपन के कारण दोषी नहीं पाया गया। परीक्षण में हिंकले के बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि उनका ग्राहक चिकित्सा साक्ष्य का हवाला देते हुए मादक व्यक्तित्व विकार के साथ बीमार था और 1976 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के साथ एक रोग संबंधी जुनून था जिसमें मुख्य चरित्र का एक काल्पनिक सीनेटर की हत्या करने का प्रयास करता है। उनके वकीलों ने दावा किया कि हिंकले ने फिल्म को 1 दर्जन से अधिक बार देखा, मुख्य अभिनेत्री जॉडी फॉस्टर से प्रभावित था और अपने जीवन में फिल्म की घटनाओं को फिर से बनाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार फिल्म हिंकली नहीं, उन्होंने तर्क दिया 30 मार्च 1981 को हुई घटना के पीछे वास्तविक नियोजन बल था। पागलपन के कारण दोषी नहीं के फैसले पर व्यापक सार्वजनिक आलोचना की और कई लोग हैरान थे कि राष्ट्रपति पद के हत्यारे और उसके अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था।
हालांकि समाज के लिए उनके स्पष्ट खतरे के कारण उन्हें सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में रखा गया, जो कि एक मानसिक संस्थान है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हिंकले के वकील ने तर्क देना शुरू किया कि उनकी मानसिक बीमारी दूर थी और इस तरह उन्हें सामान्य जीवन में लौटने का अधिकार था। अगस्त 1999 में शुरू होकर उन्हें अस्पताल के मैदान से दूर की जाने वाली दिन यात्राओं की निगरानी करने की अनुमति दी गई थी और बाद में सप्ताह में एक बार असुरक्षित रूप से अपने माता पिता से मिलने की अनुमति दी गई थी। गुप्त सेवा ने इन आउटिंग के दौरान स्वेच्छा से उनकी निगरानी की। 1916 में उन्हें विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में अपनी मां के साथ जाने के लिए एक सशर्त रिहाई दी गई। 2018 में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि वह अब विलियम्सबर्ग 75 मील के दायरे में रह सकता है, बेशर्त वह अपने मनोचिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ अन्य स्थितियों के साथ नियमित रूप से मिले। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी इतिहास की एक घटना या कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।